इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे पीछे जो लाल रंग का पेन ड्राइव आप देख रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में चल रहे ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले कांड का पूरा काला चिट्ठा है। सीलबंद लिफाफे में बहुत बड़ा सबूत है। एक सिल्वर लिफाफा आज दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में भी पहुंच चुका है। सीलबंद लिफाफे के भीतर क्या कुछ है, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास हैं। परमवीर सिंह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल सुबह 11 बजे के बाद किसी भी वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ सकती है, और इससे पहले दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल काफी तेज हो चुकी है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और फोन टैपिंग, महाराष्ट्र की सियासत में एक नए टेप से भूचाल आ गया है। इंटरसेप्टेड कॉल्स की डिटेल की बात कही गई है, फोन नंबर्स के रिकॉर्डिंग के सबूत दिए गए हैं। ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक बीजेपी ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में चल रहे गोरख धंधे पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पहले ये सुनिए कि इस नए टेप के पहले चैप्टर में क्या है। ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली। उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी, और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगी। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग कांड हो गया। इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितने ब्रोकर हैं, कितने अफसर हैं, कितने मंत्री हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो लाल रंग का सबूत कैमरे पर दिखाया, जिस 6.3 GB डेटा की बात कही, उसमें कितने विस्फोटक खुलासे हैं। ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 GB का, 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है, कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। सबसे पहले ट्रांसफर, पोस्टिंग और फोन टैपिंग वाले मामले के अहम किरदारों की बात करते हैं। किरदार नंबर 1 है कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला, जिनकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। किरदार नंबर 2 है मुंबई पुलिस के वो 40 अधिकारी जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं। किरदार नंबर 3 है वो 7 ब्रोकर्स जो 40 से ज्यादा आईपीएस और एसपीएस ऑफिसर्स के संपर्क में थे। किरदार नंबर 4 है महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजीपी एसके जायसवाल, जिन्हें इस पूरे कांड की डिटेल भेजी गई थी। और किरदार नंबर 5 है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे। ये सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के भीतर क्या है और इसके हवाले से बीजेपी ने क्या दावा किया, ये सुनने और देखने से पहले ये समझिए कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और फोन टैपिंग वाला खुलासा हुआ कैसे। रश्मि शुक्ला उस वक्त स्टेट इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर थी। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग दलालों के जरिए होने की शिकायतें मिल रही थी। उन्हें पता चला कि दलालों का यह नेटवर्क अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पोस्टिंग के बदले पुलिस वालों से बड़ी रकम भी वसूल रहा है। इन आरोपों को साबित करने के लिए उन सभी लोगों के फोन नंबर की रिकॉर्डिंग जरूरी थी जो इससे जुड़े हुए थे। उस समय के डीजी सुबोध जायसवाल ने इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव से कॉल रिकॉर्डिंग की मंजूरी मांगी थी। इसी के बाद से रश्मि शुक्ला ने आरोपियों के फोन रिकॉर्ड करवाए थे, और जब रिकॉर्डिंग से जुटाए गए आंकड़ों की जांच की गई तो ये आरोप सही पाए गए। इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक के इन ब्रोकर के संपर्क में आने का पता चला।
ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था। रश्मि शुक्ला के 25 अगस्त 2020 के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में हर चीज का जिक्र था। उन्होंने 25 अगस्त के सीक्रेट दस्तावेज की कॉपी महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को भेजी और अगले ही दिन यानी 26 अगस्त 2020 को एसके जायसवाल ने महाराष्ट्र के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को पूरी जानकारी दी। जायसवाल ने कहा था कि इसकी सीआईडी जांच की जाए और मुख्यमंत्री को इस बारे में बताया जाए। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के बजाय रश्मि शुक्ला का प्रमोशन ही रोक दिया गया और उनके जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया। बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे और कुछ ब्रोकर्स थे। उनके पूरे डिजिटल कॉन्वर्सेशन भी लॉफुल तरीके से प्राप्त किए गए थे। ये कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अब सवाल है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ठाकरे सरकार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है, उसके भीतर क्या है? जिन अफसरों के नाम है वो कौन है? जिन मंत्रियों का जिक्र है उनके नाम कहां से आए? दलाल नंबर 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है? पहले एक एक करके 7 ब्रोकर के नाम आपको बताते हैं। टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकर नंबर 1 है महादेव इंगले, नंबर 2 है संतोष जगताप, नंबर 3 है नवाज अजीमुद्दीन, नंबर 4 है दयानंद भोजे, नंबर 5 है उमेश राठौड़, नंबर 6 है विशाल कदम और ब्रोकर नंबर 7 है उमेश पाटिल। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं ब्रोकर्स के सहारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला चल रहा था और दावा तो इस बात का भी किया गया कि इसमें बड़ी मछलियां भी इन्वॉल्व हैं। देवेंद्र फडणवीस उन्हीं मछलियों के सबूत लेकर मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और होम सेक्रेटरी को सबूत वाली फाइल सौंपी। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में मंगल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। तो मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। किस दलाल ने कितने मांगे, किस दलाल को कितने मिले? अब आपको एक एक करके इन 7 की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं, क्योंकि आरोपों के मुताबिक असली कहानी इसी में छिपी है। इस कांड में सबसे बड़ा नाम है महादेव इंगले का। महादेव इंगले के नंबर्स की जांच से पता चला कि इसने पीआई से लेकर आईपीएस तक के ट्रांसफर कराए। इसके ऊपर अपने पॉलिटिकल लिंक का इस्तेमाल करके 1 या 2 नहीं 33 अधिकारियों की पोस्टिंग का आरोप है और इसके बदले में इसने मोटी रकम भी कमाई। महादेव इंगले की लिस्ट में संदीप बिश्नोई, विपिन कुमार सिंह, संजय वर्मा, विनय चौबे जैसे सीनियर आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के नाम हैं। नवी मुंबई में ट्रांसफर कराना हो, पिंपरी चिंचवाड़ भेजना हो, ठाणे में ट्रांसफर की बात हो, नागपुर या पुणे में तबादले का काम हो, सबका रेट फिक्स था। इसके पास कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, स्टेट एक्साइज जैसे विभागों के अधिकारियों के तबादले का भी जिम्मा था और आरोप है कि यह ट्रांसफर गृह मंत्री की मदद से हुआ करता था। कॉल डिटेल से पता चला कि महादेव इंगले कमिश्नर के बेटे के जन्मदिन पर किए गए काम के बदले पैसे के बजाय 10 ग्राम सोने के अंगूठी में रत्न बिठाकर देने की बात कहता था। पुलिस में भर्ती कराने के लिए महादेव इंगले का रेट 50,000 रुपए कैश फिक्स था। सीनियर पुलिस अधिकारियों के तबादले के लिए 35 से 40 लाख रुपए की डील होने का दावा किया गया है। अब जब भ्रष्टाचार का विषय उठाया जा रहा है तो फिर वही तर्क दिया जा रहा है। भाई आपकी महागाड़ी इतनी कमजोर है क्या?
आप लूट करेंगे, आप वसूली करेंगे, आप 100 करोड़ का टारगेट रखेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में एक रैकेट है, वो भी कहो, बड़े अधिकारी कहते हैं, तो हमारी अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मिस्टर उद्धव ठाकरे's गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। यह सिर्फ वसूली की महाअघाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है। दलाल नंबर 2 संतोष जगताप की डिटेल के मुताबिक डीसीपी सचिन पाटिल के तबादले के लिए वो आदित्य ठाकरे और गृह मंत्री से भी मिला था। दावों के मुताबिक अजित पवार की सलाह पर शरद पवार से मुलाकात करके इस डील को कंफर्म किया गया। इसके लिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप पर पोस्टिंग कराने वाले का नाम भेजा, यह भी दावा किया गया। दलाल नंबर 3 दयानंद भोजे की डिटेल के आधार पर दावा किया गया कि उसकी डील के लिए व्हाट्सएप पर 4 से 5 बैंक अकाउंट नंबर भेजने की बात आई, आईएफएससी कोड भेजने की बात आई, हर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करना है इसकी डिटेल भी व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी। तफ्तीश करते हुए 7 में से एक दलाल को हमने ढूंढ निकाला। कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ वो आपके सामने है। ये महादेव इंगले का ट्रू कॉलर आया है, लेकिन इस पर महादेव इंगले का ये मोबाइल नंबर बंद है, ये स्विच ऑफ आ रहा है। हम एक दूसरा नंबर है महादेव इंगले का जो इस रिकॉर्ड में दिया गया है, जो रश्मि शुक्ला ने डीजी सुबोध जायसवाल को दिए थे, ये भी महादेव इंगले का नंबर है। ये नंबर भी जो है गलत दिखा रहा है। 17 जुलाई 2020 को देवानंद भोजे का फोन जो है वो टैप किया गया था, इनका फोन लग गया। देवानंद जी नमस्कार। देवानंद जी जयप्रकाश बोल रहा हूँ इंडिया टीवी न्यूज चैनल से। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक रिपोर्ट दी है जिसमें रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट दी है, उसमें आपका नाम आया कि आप ट्रांसफर और बदली वगैरह करवाते थे। क्या ये बात सच है सर? नहीं सर, मैं तो अमरावती में पोस्टिंग है मेरी। आपकी अमरावती में पोस्टिंग है? हमारी जी हमारी होम मिनिस्टर साहब की तरफ अपॉइंटमेंट हुई थी। हाँ, लेकिन मुझे अमरावती से छोड़ा ही नहीं उधर। बीजेपी अब इन्हीं फैक्ट्स के सहारे ठाकरे सरकार को घेर रही है। मामला मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक हलचल तेज है। मेरे पास जो भी एविडेंस थे उसको मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। जबकि दूसरी तरफ एनसीपी का दावा है कि ट्रांसफर मामले में जिन अफसरों का जिक्र आया उनमें से 80% तबादले नहीं हुए, सिर्फ 20% का तबादला हुआ। इसमें जो लोगों का उल्लेख किया गया है उनकी वैसी बदली ही नहीं हुई। 4-5 उदाहरण है। संदीप बिश्नोई जी नवी मुंबई में उनका ट्रांसफ़र होगा ऐसा उसमें कहा गया है, लेकिन उनकी बदली रेलवे में हुई। संजय कुमार वर्मा उनकी बदली ठाणे पुलिस आयुक्त होने वाली थी ऐसा उसमें कहा गया, उनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। विनय कुमार चौबे की भी बदली पूना में होने वाली थी, वो लाचलुच पर प्रतिबंधक एसीबी में उधर हो गई। यानी उन्होंने जो कहा वो कुछ सच नहीं है। उन्होंने जो अहवाल में कहा है, रिपोर्टिंग किया है, वो कुछ एक भी चीज़ बराबर वैसी हुई नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये गलत आरोप हो रहा है। और बात तो ऐसी है कि फ़ोन टैपिंग की है, दिस इज मोस्ट सीरियस। फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार किसने दिया, किसने उसको मान्यता दी थी? क्या उस फ़ोन टैपिंग के ज़रिए जिन लोगों का फ़ोन टैपिंग किया
उसके बारे में परमिशन ली थी क्या, फोन टैपिंग कब करते, सबको मालूम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे गुने अगर जिन्होंने कमिट किए हैं तो उनके ऊपर जांच लगनी चाहिए। किस लिए, कैसे प्राइवेट लोगों के फोन टैप आप कर रहे थे और कैसे आप टैपिंग कर रहे थे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा आगे। बहरहाल पहले एंटीलिया, फिर मनसुख, फिर वसूली, अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के बदले पैसे। महाराष्ट्र का मामला पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर महाराष्ट्र की ये कहानी कहां तक जाएगी, इसका फिलहाल कोई ओर या छोर नजर नहीं आ रहा। और इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख को तलब किया था, देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को लेकर जवाब मांगा था। पिछले करीब आधे घंटे से सीएम के सरकारी आवास वर्षा में गृह मंत्री देशमुख मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। सीएम आवास पे इस वक्त पिछले आधे घंटे से यह बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने तलब किया था अनिल देशमुख को, गृह मंत्री को, तो उनसे जवाब मांगा गया। जिस तरह के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं, उसके बाद उन्हें बुलाया गया है और इस वक्त पिछले आधे घंटे से ये बैठक चल रही है और देशमुख अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ, राजेश कुमार जुड़ रहे हैं मुंबई से। राजेश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए वो दिल्ली आज आए थे, उसके बाद इस बैठक को किस तरह से ले? बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बीजेपी आक्रामक है, लगातार आरोप लगा रही है, लगातार जवाब मांग रही है उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। और इस बीच में अनिल देशमुख को तलब किया है उद्धव ठाकरे ने। बता दूं कि दोनों का बंगला जो है बिल्कुल सटा हुआ है पंकज, लेकिन अब तक जब से आरोप लगने शुरू हुए तब से एक बार भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। आज पहली बार है जब मुलाकात हो रही है और कल महाविकास आघाड़ी की मीटिंग भी है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उसके पहले उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख का पक्ष जानना चाहते हैं, उनको अपनी सफाई में क्या कहना है वो जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि ठीक 7:50 पर ज्ञानेश्वरी बंगलो, जो कि अनिल देशमुख का बंगला है, वहां से उनका काफिला निकला और ठीक दूसरे बगल वाले बंगले यानी कि वर्षा बंगलो, जहां पे इस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूद हैं, वहां पर गए और ये मीटिंग चल रही है। फिलहाल मीटिंग में क्या बातें सामने निकल के आती हैं वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन पक्ष अपना जरूर रखने अनिल देशमुख, जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उसके बारे में अपनी सफाई फिलहाल वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। बिल्कुल, और मुश्किलें दो तरफ से हैं राजेश। एक तरफ बंद लिफाफा जो है होम सेक्रेटरी के पास पहुंच चुका है, जो देवेंद्र फडणवीस ने सौंपा, और कल 11 बजे परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। बिल्कुल, दोनों तरफ से। साथ ही आपको मैंने जैसे पहले बताया कि यहां महाराष्ट्र में भी कल डेवलपमेंट बड़ा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की कल मीटिंग होने वाली है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री में अपने जो सबूत वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया वो वहां पर देने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इन सब के बीच में अनिल देशमुख मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चलिए आप नजर बना रखिए राजेश कुमार, हम आपके पास आएंगे वापस, कुछ और डिटेल्स अगर आपके पास होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सस्पेंस बना हुआ है कि अनिल देशमुख का क्या होगा। वहीं दूसरा सस्पेंस सचिन वाजे को लेकर है, वो किसका नाम लेगा, इसी को लेकर महाराष्ट्र के बहुत से अफसरों और नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस केस की अभी आधी जांच हुई है और आधी बाकी है, क्योंकि अब मनसुख मर्डर केस एटीएस से एनआईए को हैंडओवर होने वाला है। आज महाराष्ट्र एटीएस ने बहुत कुछ बताया, लेकिन यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि एटीएस ने आखिर छिपाया क्या है। सचिन वाजे एनआईए के पास है, लेकिन एटीएस ने मनसुख मर्डर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सचिन वाजे के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। मनसुख का मर्डर 4 और 5 मार्च के बीच हुआ। मुंब्रा के रेती बंदर में मनसुख का शव मिला था। उसके मुंह में 5 रूमाल ठूसे गए थे। मर्डर में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश बुकी। सचिन वाजे ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। उसने जांच को गुमराह करने की भी तैयारी पहले से कर ली थी। मनसुख के मर्डर के लिए गुजरात से 14 सिम कार्ड खरीदे गए। मर्डर के दौरान कम्युनिकेशन के लिए नरेश बुकी ने ये सिम कार्ड गुजरात से खरीदे थे। वो सिम कार्ड उसने विनायक शिंदे को दिए और फिर वो सिम कार्ड पहुंचे सचिन वाजे के पास। मर्डर के बाद कुछ मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए थे। महाराष्ट्र एटीएस इस केस को सुलझाने का दावा कर रहा है, लेकिन सचिन वाजे की ये पूरी मिस्ट्री
सिर्फ मनसुख हिरेन के मर्डर तक महदूद नहीं है। अभी केस एटीएस से एनआईए के पास जाना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केस को सुलझा लेने का दावा कर दिया। जब केस एटीएस के हाथ से निकलकर एनआईए के हाथ में जाएगा तो जांच में ये बातें सामने आएगी। साथ ही एपीआई सचिन वाजे के कांटेक्ट और इस साजिश को लेकर भी खुलासा होगा। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो वहाँ के एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने कहा देख लीजिए। तो मैं देख रहा था, लेकिन कमाल हुआ कि पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे बोल करके बिना कोई सवाल लिए उठ गए। तो वो भी एक खेला ही है। मनसुख का मर्डर कैसे हुआ और इसके तार गुजरात तक कैसे जुड़ गए, इसे समझना बहुत जरूरी है। वाजे इन्हीं सिम कार्डों से फोन करता रहा। इस दौरान उसने जांच को कैसे गुमराह करने की कोशिश की, उससे पहले 4 मार्च को क्या हुआ वो समझिए। 4 मार्च को सचिन वाजे ने मनसुख को बुलाया और फिर उसे मुंब्रा इलाके की खाड़ी के पास जाकर कत्ल कर दिया। इसमें उसका साथ विनायक शिंदे ने दिया, जबकि नरेश बुकी ने लॉजिस्टिक मदद की। सचिन वाजे ने जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिससे जांच एजेंसियों को ये लगे कि इस मामले का जो आरोपी है वो महाराष्ट्र के बाहर से आया था और जांच एजेंसियां जो हैं उनकी जांच किसी और दिशा में चली जाए और उसे सबूत मिटाने का मौका मिल जाए। और इसके लिए उसने एक जो उसका पुराना जान पहचान का बुकी था, जो कि गुजरात से ताल्लुक रखता है, नरेश गौर, उसका संपर्क किया। मुंबई एटीएस ने अहमदाबाद के गायत्री ट्रेडर्स के मालिक किशोर ठक्कर को पकड़ा है। किशोर ठक्कर ने ही नरेश बुकी को 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। ये 14 सिम जो हैं ये अहमदाबाद के बोड़कदेव इलाके में स्थित इसी वोडाफोन स्टोर से खरीदे गए थे 9 फरवरी को। और पूरी जो कहानी है वो ये है कि इन 14 सिम जो हैं इनको एक्टिवेट किया गया। नरेश ने वो 14 सिम कार्ड विनायक शिंदे को सौंप दिए, जिसमें से 9 सिम कार्ड उसने वेरीफाई करवाए और 5 सिम कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं करवाया, और वही 5 सिम कार्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल किए गए। किशोर ठक्कर पहले भी कई बार सट्टेबाजी के लिए नरेश बुकी को सिम कार्ड सप्लाई कर चुका है। अब हम आपको मनसुख मर्डर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे लेकर जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सचिन वाजे से जुड़ी ऐसी 3 चीजें क्या है, अगर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई तो समझिए ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। पहली चीज है सचिन वाजे की सीक्रेट डायरी, दूसरा है उसका फर्जी आधार कार्ड और तीसरी चीज है एक और लग्जरी कार। 24 घंटों के अंदर सचिन वाजे की मिस्ट्री और उलझी है। जो नई बातें सामने आ रही हैं, उसमें सचिन वाजे का नेटवर्क और बड़ा होता नजर आ रहा है। सचिन वाजे की सीक्रेट डायरी मिल गई है, उसमें बहुत से बड़े नाम हैं और करोड़ों की डीलिंग का पता चल गया है। इस डायरी के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन सचिन वाजे को लेकर एक और बात पता चली है। सचिन वाजे का फर्जी आधार कार्ड मिल गया है। फरवरी में वो इसे दिखाकर एक 5 स्टार होटल में रुका था। वहां की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि फेक आधार कार्ड जैसे कई और फर्जी डॉक्यूमेंट सचिन वाजे के हैं, जो इस केस की जांच में सामने आ सकते हैं। अब सचिन वाजे की महिला दोस्त की भी तलाश हो रही है, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार का पता चल गया है। महंगी कार के शौकीन सचिन वाजे की नई गाड़ी एक वॉल्वो है, जो दमन में छुपा कर रखी गई थी। एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक सचिन वाजे से जुड़ी 6 कारों का पता चल चुका है, और अब एक वॉल्वो कार मिली है जो इस केस में 7वीं कार है। इस वॉल्वो कार को एटीएस ने जब्त किया है और इसी कार की तलाश एनआईए को भी थी। वॉल्वो कार की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसके लिए मुंबई से 2 और पुणे से एक फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है। दरअसल एटीएस को शक है कि मनसुख से जुड़े क्राइम में इस कार का भी इस्तेमाल किया गया है। वॉल्वो कार से एक डिब्बा मिला है। इसमें 2 बोतल हैं, जिसमें एक सफेद दवाई जैसी कोई चीज है, एक टी-शर्ट है और एक सफेद गमछा भी मिला है। इसके अलावा वॉल्वो कार से 2 बैग भी मिले हैं। एक बैग नीले रंग का है और दूसरा काले रंग का। इसमें 2 शर्ट, 1 जींस और 2 चार्जर भी रखे हुए थे। ये कार दमन से मिली है, जहां ये राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कंपाउंड में थी। हमने कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि ये वॉल्वो कार उन्हें मुंबई के एक दोस्त इस्माइल ने तोहफे में दी थी। अब भी ये गाड़ी इस्माइल के नाम पर ही बताई जा रही है।
अब सवाल यह है कि यह गाड़ी सचिन वाजे के पास कैसे आई। अनिल अग्रवाल और उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल और सचिन वाजे के बीच दोस्ती थी, क्योंकि सस्पेंड रहने के दौरान सचिन वाजे दमन के डेल्टिन होटल में सिक्योरिटी का काम देख रहे थे और इसी बीच अनिल अग्रवाल और सचिन वाजे के बीच दोस्ती गहरी हो गई। जब भी अभिषेक अग्रवाल मुंबई जाता था वो सचिन वाजे से जरूर मिलता था। अभिषेक के पिता अनिल अग्रवाल ने बताया है कि सचिन वाजे मुंबई जाने के लिए अक्सर ये वॉल्वो कार लेकर जाता था और ये कार कई बार वो दमन भी लेकर गया था। अब बात सचिन वाजे की एक सीक्रेट डायरी की, जिससे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए ने सचिन वाजे के सीआईयू दफ्तर में जब छापा मारा था तब उन्होंने वहां से एक डायरी बरामद की थी और इस डायरी में कई सारे कोडवर्ड लिखे थे। बताया जा रहा है कि इस डायरी में फंड्स का जिक्र किया गया है। ये वो फंड हैं जो मुंबई के बार्स, रेस्टोरेंट और बाकी जगहों से वसूला जाता था। सूत्रों के माने तो वाजे ने ये काम जनवरी महीने से ही शुरू किया था और इसके लिए उसका एक पूरा गैंग काम कर रहा था। जनवरी और फरवरी ये वो वक्त है जिसका दावा परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में भी किया था कि कैसे मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से वसूली के लिए अनिल देशमुख सचिन वाजे और बाकी अफसरों को कह रहे थे। और महाराष्ट्र की इस खबर के बीच बिहार विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ है। चौंकाने वाली तस्वीरें ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।